सोलर एनर्जी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर रियल इस्टेट हो, अगर इनकी ग्रोथ होने वाली है तो इनके साथ साथ और एक यहाँ पे सेक्टर की या फिर प्रोडक्ट की ग्रोथ होने वाली है और वो है केबल्स एंड वायर्स। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है ना, बहुत यहाँ पे प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद है जो कि अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आप इस मार्केट के वॉलेटिलिटी से डरते हैं। तो एक ऐसे स्टॉक के बारे में हम जानने वाले हैं कि जो यहाँ पे बहुत यहाँ पे मार्केट लीडर है, अराउंड 25 to 30% का मार्केट शेयर यहाँ पे ओन करता है और उसका यहाँ पे जो परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी बहुत बढ़िया है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका संदीप पाउटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज की वीडियो में देखेंगे पॉलीकैब्स लिमिटेड के बारे में कि फिलहाल Q1 के रिजल्ट आए, बहुत ही फिनोमिनल रिजल्ट आए और उसके साथ साथ देखेंगे कि यहाँ पे Q1 का कैसा पूरा FY 2026 का कैसा अपडेट है। उसके साथ साथ रखेंगे यहाँ पे गाइडेंस के अगेंस्ट में यहाँ पे Q1 में कैसा परफॉर्म किया है। उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे जो लीडिंग प्लेयर्स हैं उसके साथ में कंपैरिजन करेंगे और फिर जानेंगे कि कैसा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनता है। उसके साथ साथ कुछ वैल्यूएशन की बातें करेंगे एंड सो ऑन। इन सभी बातों का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो हियरिंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझेगा, बिकॉज ऑफ वायर एंड केबल से ही अलावा और भी कुछ इसके वर्टिकल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो हमें जानने हैं और उसके बाद में किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है ये भी जानेंगे। चलिए दोस्तों, अगर बिजनेस के वर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला और सबसे बड़ा अगर कोई वर्टिकल्स है तो है वायर्स एंड केबल्स का, बिकॉज ऑफ इससे ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इस कंपनी को आता है। अगर यहाँ पे इसके ग्रोथ के बारे में देखेंगे, यहाँ पे Q1 में किस तरह की ग्रोथ आई है तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि Q1 2025 में देखेंगे तो अराउंड यहाँ पे 3,910 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू बनाया था, जो कि अभी बढ़ के हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो 5,131 करोड़ का, यानी यहाँ पे देखेंगे तो 13% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें, यहाँ पे अगर ईबिटा के बारे में देखेंगे तो ईबिटा जो है वो यहाँ पे जो कि 500 करोड़ का ईबिटा था वो यहाँ पे अभी हुआ है 754 करोड़ का। और यहाँ पे ईबिटा में देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड 14% की ग्रोथ हमें यहाँ पे होती हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो रोबोस्ट डिमांड हमें यहाँ पे ऑल सेक्टर से होती हुई दिखेगी, जो कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियल इस्टेट है और यहाँ पे टोटल डोमेस्टिक बिजनेस की ग्रोथ अगर देखेंगे तो 32% की ग्रोथ है। उसके साथ साथ अगर इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो 24% से ग्रो किया है। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्जिन जो है वो यहाँ पे एक्सपांड हुआ है। मार्जिन जो है वो अराउंड 190 बेसिक पॉइंट से यहाँ पे इंप्रूव है और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अराउंड 14.7% के मार्जिन यहाँ पे कंपनी अचीव कर रही है इन द सेक्टर ऑफ वायर्स एंड केबल्स के। उसके बाद में दोस्तों इनका दूसरा सेगमेंट जो है वो FMEG है, यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जो कि इसमें बहुत सारे गुड्स आते हैं। यहाँ पे AC हो गया, फ़ैन हो गया, उसके बाद में सोलर के जो आपके इन्वर्टर है वो हो गए, इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड लाइट्स एंड सो ऑन। आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। अगर इसके ग्रोथ की बात की जाए तो यहाँ पे FY 2026 में किस तरह की ग्रोथ आई है तो ये देखिए, रेवेन्यू जो लास्ट ईयर बनाया था कंपनी ने यहाँ पे अराउंड 380 करोड़ का रेवेन्यू बनाया था, उसके आगे इसमें देखेंगे तो 446 करोड़ का रेवेन्यू FY 2026 में बनाया। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे डिक्लाइन दिखेगा। उसके पीछे के रीज़न क्या है दोस्तों, ये जानने हमें जरूरी है। यहाँ पे देखेंगे तो द फैन सेगमेंट विटनेस द म्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ द इम्पैक्टेड बाय द शॉर्टर समर। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ था ना, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट ईयर जो है वो हीट वेव थी, जो कि बहुत ही बड़ा समर था और बहुत ही जो है वो शार्प समर था। और उसके वजह से क्या हुआ ना, यहाँ पे AC हो गया, फ़ैन हो गया एंड कूलर हो गया, इसकी डिमांड जो है वो बहुत बढ़ गई। लेकिन इस बार देखेंगे तो मई से ही बारिश चालू हो गई, मानसून जो है वो मई से ही चालू हो गया, उसके वजह से समर जो है वो बहुत छोटा हो गया। और इसके वजह से बहुत सारे यहाँ पे अगर FMEG यहाँ पे प्लेयर देखेंगे, आप PGI इलेक्ट्रोपास देख लो या फिर यहाँ पे देखेंगे तो ब्लू स्टार देख लो या फिर यहाँ पे आदित्य विजन देख लो, इन सभी के जो है वो बहुत सेल्स डाउन हो चुके हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टर समर। और उसी वजह से आपको यहाँ पे Q1 बेसिस पे यहाँ पे गिरावट देखी है। लेकिन जैसे कि ये यहाँ पे सीजनलिटी का इफेक्ट पड़ता है, नेक्स्ट ईयर में अगर फिर से अगर यहाँ पे समर अच्छा हुआ तो ये फिर से बूम करेगा। उसके बाद में ये जो है ये यहाँ पे देखेंगे तो ईबिटा जो है वो इसका अगर यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट ईयर Q1 2025 में ये यहाँ पे -227 करोड़ का यहाँ पे जो है वो लॉस दिखाया था कंपनी ने। और उसके बाद में Q4 में ये कंपनी जो है यहाँ पे ये FMEG में यहाँ पे पॉजिटिव होती हो रही है।
यानी इसका ब्रेक इवन जो है वो अभी होने जा रहा है। और जैसे ही कंपनी यहाँ पे ब्रेक इवन आएगा ना, तो यहाँ पे और भी यहाँ पे मार्जिन्स में यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगी। यहाँ पे देखेंगे तो 296 करोड़ का ईबिटा यहाँ पे जनरेट किया है, और यहाँ पे देखेंगे तो ईबिटा में अराउंड 31% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। मतलब क्या है दोस्तों, रेवेन्यू भले डिक्लाइन हुआ है, बट ये जो है कंपनी यहाँ पे ईबिटा में लॉस से प्रॉफिट में आई है। और यहाँ पे आगे जाने के बाद में आगे आने वाले कुछ क्वार्टर में यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कंपनी है वो यहाँ पे पैट में भी पॉजिटिव आ जाएगी। उसके साथ साथ अगर कुछ बाकी के डेवलपमेंट अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हेल्दी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है, अराउंड 18% की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है यहाँ पे इस बिजनेस ने। उसके बाद में देखेंगे तो सोलर प्रोजेक्ट सस्टेनेबल ग्रोथ रोबस्ट ट्रेजेक्टरी अराउंड 2x ग्रोथ जो है यहाँ पे दिखाई हुई है। उसके बाद में दोस्तों इनका तीसरा एक सेगमेंट है जो कि यहाँ पे ईपीसी सेगमेंट, ईपीसी में यहाँ पे उन्होंने नए स्टार्ट किया है, उससे अराउंड 10% का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आते हुए दिखेगा। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो 428 करोड़ का जो लास्ट ईयर रेवेन्यू था वो यहाँ पे घटा है कंपनी का, अराउंड यहाँ पे देखेंगे तो 347 करोड़ का यहाँ पे जो है वो है। और वो डिक्लाइन अगर देखेंगे तो 42% का डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ईयर एंड बेसिस पे देखेंगे तो अराउंड 19% का डिक्लाइन है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो ईबिटा मार्जिन्स भी यहाँ पे डिक्लाइन हुए हैं, और उसके पीछे के अगर रीजन देखेंगे तो सेगमेंटल रेवेन्यू डिक्लाइन बाय द 9% ड्यूरिंग द क्वार्टर। सो दोस्तों ये रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन क्यों हुआ है, उसके साथ साथ ईबिटा मार्जिन क्यों डिक्लाइन हुआ है, इसके बारे में हम यहाँ पे आगे कॉन कॉल में बात करेंगे, किस तरह का कॉन कॉल होता है उसके बाद में उसके साथ में कंपेयर करेंगे। सो दोस्तों ये तो हो गया यहाँ पे बात जो कि यहाँ पे उसके रेवेन्यू के स्ट्रीम है। एक पहला जो है वायर्स एंड केबल्स का, दूसरा जो है एफएमईजी का, और तीसरा जो है ईपीसी का, अराउंड 10% कंट्रीब्यूट करता है। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है इन द क्वार्टर 1। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4698 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने लास्ट ईयर बनाया था, जो कि अभी हो चुका है अराउंड 5900 करोड़। और यहाँ पे देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अराउंड 26% की फिनोमिनल ग्रोथ है। और यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भले डिक्लाइन है, लेकिन जैसे कि हमने कहा कि एफएमसीजी जो उसका जो इम्पैक्ट आया है उसके वजह से। उसके बाद में ईबिटा अगर देखेंगे तो ईबिटा में यहाँ पे कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलते हुए दिख रहा है। देखिए जो कि 5583 करोड़ का यहाँ पे ईबिटा था लास्ट ईयर में, जो कि बढ़ के हो चुका है 857 करोड़ का ईबिटा हुआ है। यानी ईबिटा में देखेंगे तो 47% की जंप है। यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है 26% से, और यहाँ पे अगर ईबिटा देखेंगे तो 47% से बढ़ा है। और यहाँ पे पैट की बात की जाए तो पैट जो है 401 करोड़ का पैट लास्ट ईयर था, वो बढ़ के हो चुका है अराउंड 600 करोड़। और पैट में देखेंगे तो अराउंड 50% की 49% की फिनोमिनल ग्रोथ है। यानी यहाँ पे रेवेन्यू 26%, ईबिटा जो है 47% एंड पैट जो है वो 49% से। हम आगे कंपैरिजन करके देखेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ में कंपेयर करके देखेंगे कि किस तरह का यहाँ पे जो है किस तरह का परफॉर्मेंस है, जो बिकॉज ऑफ हमें कंपैरिजन के साथ में पता चलेगा कि यहाँ पे एक्चुअल में बातें क्या हुई है। सो दोस्तों यहाँ पे सभी चीज़ जो है वो यहाँ पे रेवेन्यू के इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ ईबिटा एंड इन टर्म्स ऑफ पैट सभी तो बहुत बढ़िया यहाँ पे परफॉर्म की है। लेकिन आगे की ट्रैजेक्टरी क्या होगी, कंपनी का कैपेक्स का प्लान क्या है, इन सभी जानने के लिए हमें यहाँ पे कंपनी के कॉन कॉल में जाना होगा। सो चलिए कंपनी का कॉन कॉल कैसा है ये जानेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे आप आए हैं कंपनी के कॉन कॉल पे। कंपनी का बेसिकली क्या है ना, बहुत जो मैक्सिमम एक्सपोजर है यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपोर्ट से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। जैसे कि ट्रम्प ने यहाँ पे टेरिफ यहाँ पे जो है वो इम्पोज किया था, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था इन द क्वार्टर 1 में, इसके बारे में जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे लाइट करेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी का कहना है कि यहाँ पे तो टेरिफ तो लगा है, लेकिन कंपनी इंडिया के ऊपर 10% टेरिफ लगा है, और चाइना के ऊपर 55% एंड मेक्सिको जो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इन टर्म्स ऑफ द वायर्स एंड केबल्स, उसके ऊपर 30% का टेरिफ लगा। उसके वजह से हमारे ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है फॉर द एक्सपोर्ट। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इंडस्ट्री की हम यहाँ पे किस तरह से ग्रो करने वाला है, तो कंपनी का कहना है कि यहाँ पे हम टॉप 3 इन द मेनी कैटेगरीज यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी का कहना है कि इंडस्ट्री के ग्रोथ से 1.5 टाइम एंड 2 टाइम्स की ग्रोथ हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या है दोस्तों, इंडस्ट्री कितने यहाँ से कैसे ग्रो कर रही है, तो अराउंड 8 to 10% से अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 20% का यहाँ पे कंपनी गाइडेंस दिया है कि हम इस हिसाब से ग्रो करेंगे। उसके बाद में दोस्तों जैसे हमने कहा कि एफएमईजी प्रोडक्ट जो है उनके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है, बिकॉज ऑफ इसमें मार्जिन भी यहाँ पे बेटर होने वाला है।
तो कंपनी का क्या कहना है, एफएमसीजी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव एंड एमिंग टू द 8 to 10% के EBITDA मार्जिन यहाँ पे बाय द FY 2030। मतलब कंपनी का कहना है कि यहाँ पे जो है वो EBITDA पॉजिटिव हुआ है, नेट में पैट में भी पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे FY 2030 के लिए हम यहाँ पे एम कर रहे हैं कि यहाँ पे अराउंड 8 to 10% के EBITDA मार्जिन यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद में कैपेक्स के बारे में बहुत ही एग्रेसिव गाइडेंस मुझे लग रहा है कि इस कंपनी ने दिया। देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का क्या प्लान है। कंपनी का प्लान है कि FY 2030 तक अराउंड 6,000 to 8,000 करोड़ का कैपेक्स करना है। उसमें से इस ईयर में FY 2026 में देखेंगे तो अराउंड 1200 to 1600 का कैपेक्स उनको करना है, और उसके अगस्त में Q1 में उन्होंने अराउंड 410 करोड़ का कैपेक्स ऑलरेडी किया। मतलब क्या है दोस्तों, इनलाइन यहाँ पे जो है वो कैपेक्स इनलाइन होते हुए दिख रहा है कि उसी तरह का डायरेक्शन में ये कंपनी जाती हुई दिख रही है। कैपेक्स मेनली एलोकेटेड टू द वायर्स एंड केबल एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्मॉल पार्ट्स ऑफ द एफएमसीजी। मतलब क्या है, अब अगर आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आपके मार्जिन जो है वो और भी एक्सपांड होने के पॉसिबिलिटीज है, और यहाँ पे एफएमसीजी में अच्छा खासा मार्जिन कंपनी का इंप्रूव होने वाला है, जो कि दोनों चीज़ें दर्शाते हैं कि कंपनी का मार्जिन EBITDA मार्जिन जो है वो और भी आगे जाके यहाँ पे इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद में यहाँ पे जो प्राइसिंग जो है ना, बेसिकली एक मैटर रहता है कि वहाँ पे अगर कॉपर की प्राइसिंग अगर चेंज होती है ना तो एक बहुत ही बड़ा थ्रेट होता है कि कोई भी वायर एंड केबल कंपनी के लिए। तो कंपनी का जब पूछा गया कि प्राइसिंग एग्रेशन फ्रॉम द चाइनीज प्लेयर मिडल ईस्ट, जो यहाँ पे तो कंपनी का कहना है कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ यहाँ पे ज़्यादा डंपिंग वगैरह चाइना से लग नहीं रहा है, जो कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में हमें ऐसा दिख रहा है कि कंपनी चाइना जो है वहाँ पे डंप कर रहा है। उसके बाद में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी का जब पूछा गया है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ यहाँ पे ऑर्डर जो है वो स्लो हुए है क्या, तो कंपनी का कहना है नो स्लो डाउन ऑब्जर्व, कुछ भी स्लो डाउन हमें यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। कंपनी का Tier 2, 3, 4, 5 सिटीज़ में यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे कंपनी जो है वो एक्सपांड कर रही है, अपना सेल्स जो है वो बढ़ा रही है। उसके बाद में कंपनी का मार्जिन्स इंप्रूव करने के लिए कंपनी ने क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे ये किया है, तो कंपनी का कहना है कि यहाँ पे कॉपर प्राइसेस जो है, जैसे कि मैंने कहा कि मेन जो एलिमेंट रहता है ना वो वायर्स एंड केबल्स में यहाँ पे कॉपर्स रहता है, उसके अगर प्राइस अगर बढ़ जाता है ना तो उसके मार्जिन्स पे के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। तो कंपनी ने इसके लिए क्या किया, तो यहाँ पे फास्टर पासेस, मतलब क्या, जैसे ही कॉपर के प्राइसेस अगर बढ़ गए तो उनके लिए यहाँ पे प्राइसिंग पावर है कि जो उसके कस्टमर है उसको यहाँ पे पास कर दें, और उसके वजह से क्या होता है ना, ये अपने मार्जिन जो है वो प्रोटेक्ट करके ले सकते हैं। उसके बाद में मिक्स जो प्रोडक्ट मिक्स है वो किस तरह से शिफ्ट हुआ है, देखिए यहाँ पे हायर मार्जिन केबल जो है वो अराउंड यहाँ पे केबल्स और वायर्स, केबल्स वर्सेस वायर्स क्या इसमें देखेंगे तो 74% जो शेयर है वो केबल्स का है, और केबल्स में हायर मार्जिन रहते हैं इन टर्म्स ऑफ द अपार्ट फ्रॉम द वायर्स में 26% ही शेयर है जिसमें मार्जिन कम रहते हैं, और उसके वजह से क्या हुआ है ना, वो मार्जिन भी मतलब वो जो प्राइस है प्राइसिंग पावर उनके पास आ जाती है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो क्या कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे कॉपर के प्राइसेस हेज भी कर रहे हैं। मतलब अगर कुछ आपको ऑर्डर आ गई, समझिए 100 टन के ऑर्डर आ गई आपको, यहाँ पे जो है ऑर्डर आ गए, तो आप जो है वो कॉपर के प्राइसेस कॉपर बाय करेंगे और 100 टन का उस समय जो प्राइस रहेगा उस हिसाब से बुक करेंगे। मतलब क्या, आपको यहाँ पे लॉस होने के पॉसिबिलिटीज़ है वो कम हो जाते हैं। ऑल्सो यहाँ पे हमने देखा कि एफएमईजी का मार्जिन जो है वो भी इम्प्रूव कर रहा है। उसके बाद में देखेंगे तो कंपनी का कहना है कि जब उनको पूछा गया कि लॉन्ग टर्म मार्जिन जो गाइडेंस जो है वो 11 to 13% दिया है, एंड अभी अगर देखेंगे तो कंपनी का मार्जिन अच्छे है, अराउंड 14% के मार्जिन है। तो कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं, हायर एक्सपोर्ट मिक्स होने वाला है, उसके साथ साथ कैपेसिटी एक्सपेंशन होने वाला है। उसके वजह से यहाँ पे हमने कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन, जो कि 11 to 13 है, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो जाए। उसके बाद में कंपनी के एक सोलर प्रोडक्ट भी है, जो कि हमें पता है कि सोलर दिस इज़ अ फ्यूचर, लेकिन कंपनी का क्या है कि हमने सोलर इन्वर्टर जो है वो इन्वेंट किया हुआ है और इसकी फ्यूचर में डिमांड जो है वो बहुत बढ़ने वाली। लेकिन इसका अगर देखेंगे तो बहुत छोटा हिस्सा यहाँ पे आपको दिखेगा, जो कि यहाँ पे हमारे एफएमईजी सेक्टर में, एफएमईजी के यहाँ पे सेगमेंट में और बकेट में, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो करते हुए देखेगा। उसके बाद में जैसे कि हमने देखा प्रोडक्ट मिक्स जो है वो 73 to 27% का यहाँ पे रहने वाला है वायर्स एंड केबल्स का। वो केबल्स का ऑलरेडी यहाँ पे मार्जिन अच्छे, उसके वजह से उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये था कंपनी का कॉन कॉल, जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंपनी ने दिखा है कि हम यहाँ पे
फोकस कर रहे हैं कि हमारे मार्जिन्स कैसे बेटर हो, हमारा एक्सपेंशन कैसे एग्जीक्यूट हो, और ये सभी पैरामीटर के अगेंस्ट में कंपनी ने यहाँ पे गाइडेंस क्या दिया था, उसके अगेंस्ट में परफॉर्मेंस कैसा है, ये बात करेंगे अभी। चलिए यहाँ पे रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी ने ऐसा स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ बताया था, लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे तो पूरे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का होते हुए दिख रहा है। उसके बाद में EBITDA मार्जिन 13.2 के एमिंग किए थे फॉर या फॉर 2025 में थे। उन्होंने ऐसा मार्जिन्स का गाइडेंस नहीं दिया था इनिशियली जब Q4 खत्म हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही रोबस्ट यहाँ पे मार्जिन डिक्लेयर किए 14.5 के। यहाँ पे देखेंगे तो 90 बेसिक पॉइंट के यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुई है। उसके बाद में यहाँ पे अगर पैट मार्जिन की बात की जाए ना, पैट मार्जिन अगर देखेंगे तो कंपनी के कितने पैट मार्जिन देखिए, यहाँ पे कंपनी के पैट मार्जिन जो है वो FY 2025 में अराउंड 10% थे, और इस अगर यहाँ पे देखेंगे तो 10.2% के यहाँ पे पैट मार्जिन यहाँ पे दिखाया है। यानी दोस्तों ये दर्शाता है कि किस तरह का ग्रोथ और किस तरह के चेंजेस यहाँ पे पैट मार्जिन्स में हुए। उसके बाद में वायर्स एंड केबल्स का रेवेन्यू जो है वो भी यहाँ पे जो है वो डोमेस्टिक बिजनेस एक्सपेक्टेड ग्रोथ, यहाँ पे कंपनी को एक्सपेक्ट थे कि यहाँ पे डोमेस्टिक बिजनेस में बहुत अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ बाहर की जो जिस तरह से टेरिफ का सिचुएशन बना हुआ है उससे। अगर डोमेस्टिक वायर्स केबल्स ग्रो बाय द 32% से यहाँ पे ग्रो किया है, ये भी एक अच्छा साइन दर्शाता है कि किस तरह का डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है। उसके बाद में EBITDA मार्जिन्स जैसे कि हमने देखा 11 to 13% के 14% के यहाँ पे EBITDA मार्जिन जो है कंपनी का है वो। उसके बाद में अगर यहाँ पे अगर देखेंगे FMEG जो प्रोडक्ट है उसकी ग्रोथ अराउंड इंडस्ट्री से भी यहाँ पे डबल होगी या फिर 1.5 टाइम होगी। तो इंडस्ट्री जो कि 8 to 10% से ग्रो कर रही है, और उसमें अगर देखेंगे तो 18% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, यानी ये भी यहाँ पे इनलाइन होते हुए दिख रहा है जो कि कंपनी ने गाइडेंस दिया था। उसके बाद में दोस्तों EPC सेगमेंट जो है वो डिक्लाइन किया था। हमने देखा कि हाई सिंगल डिजिट मार्जिन जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे, और ऑर्डर बुक जो है अराउंड 70 बिलियन की थी, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू देखेंगे तो 19% से डिक्लाइन हुआ है, और यहाँ पे मार्जिन देखेंगे तो 7.7% का है, यानी दोनों तरफ से यहाँ पे जो है वो गाइडेंस जो है वो मिस किया। लेकिन यहाँ पे देखें तो EPC रेवेन्यू जो है वो इम्पैक्टेड द प्रोजेक्ट फेजिंग। जैसे कि क्या रहता है ना, अगर यहाँ पे ज़्यादा बारिश आ जाती है तो यहाँ पे EPC में इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है, और उसके वजह से यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट करने में डिले होता है, और जैसे ही डिले होता है तो उसके वजह से इम्पैक्ट आता है इन टर्म्स ऑफ द आपका कंप्लीशन एंड द जनरेटिंग ऑफ द रेवेन्यू। उसके साथ साथ कंपनी का जो हमने कैपेक्स में बारे में देखा कि कैपेक्स कंपनी किस तरह से करने वाली है। 410 करोड़ का कैपेक्स यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे जो है एग्जीक्यूट किया है, और कंपनी का टारगेट है कितना अराउंड देखेंगे तो 1200 से 1600 करोड़ का कंपनी का टारगेट है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन जो है वो कंपनी का अगर देखेंगे तो कंपनी का टारगेट था कि हम यहाँ पे एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ाएंगे, इंक्रीज द एक्सपोर्ट फ्रॉम द 2025 6 to 7% FY 2030 तक। एक्सपोर्ट का रेवेन्यू अगर देखेंगे तो अराउंड 5.2% का है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 24% की ग्रोथ है इवन दो कंपनी का यहाँ पे टेरिफ का जो है वो प्रॉब्लम कंपनी का, मतलब क्या कंपनी का ही नहीं कह सकते, पूरा ही यहाँ पे इंडस्ट्री का या फिर पूरे इंडिया का यहाँ पे टेरिफ का सिचुएशन जो है बना हुआ है। सो दोस्तों अगर इन सभी पैरामीटर में देखेंगे यहाँ पे रेवेन्यू में अच्छा खासा गाइडेंस है, EBITDA मार्जिन जो है वो इंप्रूव हो रहा है, कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, कंपनी का खाली EPC का थोड़ा कंसर्न है, वो भी कंपनी का कहना है कि ऑर्डर बुक तो हमारे पास अच्छी है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो है फेजिंग का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाएगा, और उससे भी रेवेन्यू अच्छा खासा आना चालू हो जाएगा। उसके बाद में एक्सपोर्ट की अच्छी खासी यहाँ पे विजिबिलिटी हमें देखने को मिलती है, यानी यहाँ इससे पता चलता है कि कंपनी किस तरह का यहाँ पे ग्रोथ ट्रैजेक्टरी हमें दिखती है। इसके बाद में देखेंगे कि उसके पीयर जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, या अगर बहुत बढ़िया आप परफॉर्मेंस दिखा रहे हो लेकिन पीयर्स ही अच्छे नहीं कर रहे तो एक बहुत ही बुरा काम हो जाएगा, जो कि लास्ट कुछ क्वार्टर में दिख रहा था हमें, जो कि उसके पीयर्स से वो ये इस कंपनी को पछाड़ रहा था। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे उसके पीयर्स की बात की जाए, कौन है इसके पीयर्स मेनली, यहाँ पे देखेंगे तो KI इंडस्ट्रीज, RR केबल्स, डायनामिक केबल्स, ये सभी उसके पीयर्स है। और उसके अगर ग्रोथ देखेंगे तो देखिए Q1 में रेवेन्यू बनाया था इन्होंने अराउंड 5900 करोड़ का, पॉलीकैब ने बनाया था। अगर उसके कंपैरिजन में देखेंगे KIN ने 2600 करोड़ का, 2000 करोड़ का RR केबल का, और यहाँ पे डायनामिक केबल तो बहुत ही छोटा प्लेयर है, इसने अराउंड यहाँ पे देखेंगे तो 230 करोड़ का रेवेन्यू बनाया था यहाँ पे Q1 में।
उसके बाद में दोस्तों अगर यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू FY 2025 में किस तरह का बनाया था, ये तो Q1 की बात हो गई। 19,500 करोड़, 9,000, उसके बाद में 7,600 एंड 1,000 करोड़ का, यानी इन टर्म्स ऑफ या बाकी की सभी कंपनियां जो है वो इससे आधी है या फिर बहुत छोटी है। उसके बाद में EBITDA मार्जिन से आप देखेंगे ना, ये कंपनी जो है वो सबसे बड़ी है, तो आप सोचेंगे इसके EBITDA मार्जिन कम होने चाहिए, लेकिन EBITDA मार्जिन जो है वो इस कंपनी का अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे ये जो EBITDA मार्जिन इसने अचीव किया है, दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट EBITDA मार्जिन इन द इंडस्ट्री। यहाँ पे 14.5% के EBITDA मार्जिन यहाँ पे लेके चल रही है कंपनी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। सो दोस्तों यहाँ पे अगर EBITDA मार्जिन की वजह हम जानेंगे कि क्यों इतने अच्छे जो है वो EBITDA मार्जिन इस कंपनी का है, तो इसके पीछे की एक मेजर वजह है कि उसका जो प्रोडक्ट मिक्स जिस तरह से यहाँ पे चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ FMEG और यहाँ पे वायर्स एंड केबल्स में यहाँ पे ये कंपनी काम कर रही है, दैट इज़ द रीज़न। उसके बाद में पैट मार्जिन से अगर देखेंगे तो वो भी हाईएस्ट एवर है। यहाँ पे देखेंगे तो 10.20% के पॉलीकैप के, 7.6% के KEI के, RR केबल 4.4 एंड यहाँ पे डायनामिक केबल जो वो यहाँ पे 6.3। एंटायर Q1 की बात कर रहा हूँ मैं, और डायनामिक केबल को तो बहुत बुरी तरह से यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ था और उसी तरह से उसके स्टॉक ने भी यहाँ पे अभी रिएक्ट किया हुआ है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी का ROC जो है वो यहाँ पे किस तरह का ROC 32% का है, और यहाँ पे पूरा KEI, RR एंड डायनामिक यहाँ पे डिजर्व नहीं कर रहा है। उसके बाद में ऑर्डर बुक तो यहाँ पे दिखा ही नहीं है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन जो है इसका अराउंड 5.2% का है, और यहाँ पे देखेंगे तो KEI इंडस्ट्रीज और RR केबल का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होते हुए दिख रहा है। और कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे एक्सपोर्ट में यहाँ पे जो है वो और भी काम करने वाला है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाने वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे तो जैसे कि हमने कहा वायर्स एंड केबल्स में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। यहाँ पे देखेंगे तो पैन इंडिया लेवल पे अराउंड 4,000 डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है, 2,000 डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पे KEI के, एंड यहाँ पे देखेंगे तो डायनामिक केबल एंड RR के यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ है नहीं है। उसके बाद में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ना, ये एक अलग ये बनाती है कि किस तरह का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी के पास है। वायर्स एंड केबल्स, FMEG, EPC, ये दर्शाता है कि किस तरह का डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है। इसके बाद में ये जो है KEI हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज वायर्स एंड केबल्स में है। उसके बाद में ये भी सेम ही है। उसके बाद में यहाँ पे ये देखेंगे तो कंडक्टर, सोलर कंडक्टर या LT एंड रेलवे से भी इसका कुछ रेवेन्यू आता है यहाँ पे डायनामिक केबल का। कैपेसिटी एक्सपेंशन भी बहुत तेज़ी से कर रही है। और उसके बाद में दोस्तों देखेंगे कि अभी यहाँ पे किस तरह का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनता है। देखिए पॉलीकैप की बात की जाए तो पॉलीकैप दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन द इंडस्ट्री, जो कि मार्केट कैप अराउंड 1,08,000 करोड़ का। ROC देखेंगे तो बहुत ही डिसेंट है। जैसे कि हमने देखा पेग रेशियो आपको लग रहा हो कि 1.67 का, लेकिन जैसे कि कंपनी का अगर यहाँ पे ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी देखेंगे 20% से भी ग्रोथ करती है कंपनी, तो ये जो है वो प्राइस टू अर्निंग जो है वो अराउंड 35 के यहाँ पे आ जाएगा। और इंडस्ट्री का अगर यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 30 का है, यानी इंडस्ट्री को प्राइस टू अर्निंग के साथ में ये चल रहा है। लेकिन दिस इज़ अ डाइवर्सिफाइड एंड बैलेंस स्टॉक, सो ही इज़ द डीजर टू द दिस इज़ द हायर PE। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी का कैश जो है वो कंपनी फुल्ली कैश रिच है, इंटरनल एक्रोल से यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर देखेंगे कंपनी का बोरिंग्स जो है, बोरिंग्स कुछ भी नहीं है। देखिए दोस्तों इसके आगे इसमें जो कि रिजर्व है कंपनी का, बहुत बड़ा रिजर्व है, उसके आगे इसमें बोरिंग्स में कुछ भी नहीं है। लेकिन और एक बात हमें गौर करने वाली है कि यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट जो है किस तरह से बढ़ रहे हैं, बिकॉज कंपनी का एक्सपेंशन प्लान उसी तरह से एग्जीक्यूट होता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे अगर लैंड की बात की जाए, बिल्डिंग की बात की जाए, प्लांट एंड मशीनरी एंड सो ऑन, सभी फिक्स एसेट जो है वो रैपिडली यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं इन द FY 2025 में। उसके बाद में यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न में आते हैं ना दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए जो कि प्रोमोटर की होल्डिंग जो है वो 63% की है, FIS जो है वो अराउंड 12% है, और DIS अराउंड 12% है, और जस्ट ओनली पब्लिक के पास 14% के स्टॉक है। और यहाँ पे भी अगर डीप डाइव करते तो कुछ यहाँ पे एस इन्वेस्टर मिलेंगे। यहाँ पे मतलब क्या है दोस्तों, जस्ट ओनली 10% जो होल्डिंग है वो वीक हैंड में है, 90% होल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है।
सो दोस्तों, अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाला स्टॉक, ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक, लीडर स्टॉक आपको यहाँ पे अच्छे खासे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, पहली बात। और वॉलेटिलिटी की बात की जाए ना, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी स्टॉक में कंपैरेटिवली कम है और ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी ज़्यादा है। जैसे ही एफएमईजी का जो यहाँ पे ब्रेक इवन हो जाएगा, पैट पॉजिटिव हो जाएगा, ये स्टॉक बहुत ही रैपिडली यहाँ पे मूव करने वाला है। सो दोस्तों, ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट द पॉलीकैब लिमिटेड। आई होप अच्छा लगा होगा ये टर्म पूरा जो जर्नी है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऑफ इस स्टॉक को, इस इंडस्ट्री को हम कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रैक करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।